कि दो प्रकार की प्रमुख उत्पादन गतिविधियां हैं। पहली कृषि उत्पादन विधियां और गैर कृषि। पहले हम क्योंकि गांव की बात कर रहे हैं तो कृषि के बारे में करें। ज़्यादातर लोग कृषि पे आधारित हैं। पालमपुर में कृषि की गतिविधियां कैसी हैं, खेती के बारे में अगर बात करें तो कृषि के लिए जो भी संसाधन लगते हैं उनमें सबसे पहला है कि भूमि। और भूमि स्थिर है। स्थिर का मतलब कि जितनी भूमि है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। हम देखेंगे, कहानी में आपने देखा होगा 1960 तक पालमपुर में जितना बंजर और गैर कृषि उपयोग के लिए भूमि थी उसको भी कृषि उपयोग के लिए यूज में लाया जा सका, क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सबके लिए आवश्यक खाने की चीज़ें होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में भूमि खेती करने की आवश्यकता है। 1960 तक ही पालमपुर की अधिकतम भूमि को खेती के उपयोग में लाया गया। अब भूमि को विस्तार नहीं किया जा सकता। तो तुरंत ही दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या उसी भूमि से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है? इसके लिए आपने पढ़ा भी होगा कि उसी भूमि से अगर अधिक उत्पादन लिया जाए तो देखें, हम पालमपुर में मुख्यतः खरीफ की फसल ज्वार और बाजरा की खेती लोग करते हैं, जिसमें पशुओं के लिए चारा तैयार करते हैं। ये बरसात के मौसम में जो फसल होती है उससे होती है। और इसके तुरंत बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये आलू की पैदावार करते हैं और दिसंबर में आकर के फिर रबी की फसल गेहूं बोते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुविधि फसल प्रणाली अपना करके पालमपुर के लोग एक ही जमीन के टुकड़े में कई फसलों को लेकर के वो अपना उत्पादन बढ़ाते हैं। दूसरा एक तरीका और है कि हम अगर पारंपरिक विधियों की जगह हम आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें, जैसे सिंचाई के आधुनिक साधन का उपयोग करें, ट्यूबवेल का उपयोग करें, बैलों की जगह पर ट्रैक्टर का उपयोग करें, हाई यील्ड वैरायटी के सीड का उपयोग करें, पेस्टिसाइड और वीडिसाइड का उपयोग करके फसल की पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम देखें तो उसी भूमि से अधिक उत्पादन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके हम पालमपुर के लोग भी कृषि की उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे उसमें कि 1960 के दशक के बाद आप देखेंगे हरित क्रांति आने पर विभिन्न प्रकार के हाई यील्ड वैरायटी के सीड और पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स या फिर कह सकते हैं कि खरपतवार नाशक और जैवरोधी दवाओं का प्रयोग करके फसल का उत्पादन बढ़ाया गया। लेकिन जैसे ही हम इस आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं तो एक नया प्रश्न खड़ा होता है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा फसल हम उसी भूमि पे लेते हैं तो निश्चित रूप से मिट्टी की उर्वरता पर इसका असर पड़ता है, उर्वरता घटती है। और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी पे उसका बुरा असर पड़ता है और पूरी तरीके से वो ऊसर बंजर होने में कन्वर्ट हो जाती है। ट्यूबवेल लगा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से ज़मीन के नीचे से पानी का उपयोग करते हैं तो ये हमारा जल स्तर भी नीचे होता चला जाता है, जो कि आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की आपदा को दावत देता है। अगला शीर्षक है पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखा आपने कि 450 परिवारों का गांव है और 450 परिवारों में 1/3 लोग अनुसूचित जाति के हैं जिनमें जमीन बिल्कुल भी इनके पास नहीं है। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है, 2 हेक्टेयर से कम जमीनें हैं और बाकी के 60 परिवारों के पास जमीन का ज़्यादातर हिस्सा इन लोगों के पास है। तो आप देखेंगे कि जिनके पास जमीन नहीं है वो लोग मजदूर के रूप में मझोले और बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं और खेती के अलावा दूसरी विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होकर के अपने लिए वो आय का साधन जुटाते हैं। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? इन्हीं से जुड़ा हुआ है कि जब हम देखते हैं कि जो बड़ा किसान है उसके पास खेत ज़्यादा है तो उसके खेतों में ये जो भूमिहीन है ये किसान या इनके परिवार के लोग यहाँ पर मेहनत का काम करते हैं। बड़े परिवार जो बड़े किसान हैं जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं वो खेतों में नहीं, बल्कि ये मजदूर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं,
वो इनके यहाँ श्रम की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, इनके खेतों में अपना शारीरिक श्रम इन्हें बेचते हैं, उसके बदले में वो पैसा प्राप्त करते हैं। खेती के लिए आवश्यक पूंजी की जरूरत होगी। कौन कौन सी पूंजी की आवश्यकता होगी? दो प्रकार की, एक तो भौतिक पूंजी और दूसरा अस्थाई पूंजी। तो ये के लिए खेती के लिए जो पूंजी की जरूरत है उसमें आप देखेंगे कि जो बड़े किसान हैं उनके पास तो इस एग्जाम्पल आपके बुक में ये सारणी बनी हुई है, इससे आप बेस्ट तरीके से उसे समझ पाएंगे कि आवश्यक पूंजी के लिए किसान को किस तरीके से बड़े किसानों से कर्ज लेना पड़ता है। ये टेबल दी हुई है, आप ध्यान से अपनी बुक में भी देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें 4 कॉलम मुख्यतः दिए हुए हैं, उत्पादन, उपभोग, अधिशेष उत्पादन और अगले वर्ष के लिए पूंजी। आप देखेंगे कि कैसे वर्ष प्रति वर्ष बड़े किसान अपने उत्पादन को, आमदनी को बढ़ाते जाते हैं, जबकि मझोले स्थिर रहते हैं और फिर छोटे किसानों की पूंजी घटती चली जाती है। आप देखें, पहला एग्जाम्पल है, पहला किसान जो बड़ा किसान है जिसके पास उत्पादन 100 क्विंटल होता है, अगर उसका उपभोग 40 क्विंटल है तो बचा हुआ अधिशेष जो है जिसे वो बाजार में बेच सकता है, उसके पास बचा 60 क्विंटल। अगर 40 का उसने उपभोग कर लिया तो वो बचा हुआ उसे या तो मार्केट में बेच दे या अपने पास रखे, अगले वर्ष के लिए वो उसके लिए पूंजी बन गई 60 क्विंटल। उसको यहाँ पे हम डबल कन्वर्ट करते हैं, वो हो जाएगा 120 अगर उसका उत्पादन है तो फिर उसको 40 अगर खपत होती है तो इसके पास बचेगा कितना? 80 क्विंटल। और 80 क्विंटल फिर नेक्स्ट ईयर के लिए उसके पूंजी बन जाएगी और ये आकर के यहाँ पर 160 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो जाता है उत्पादन। तो फिर 40 का उसका उपभोग हो गया तो फिर कितना बचा उसके पास? 120, और ये 120 अगले साल के लिए उसकी अस्थाई पूंजी बन गई। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 100 से उसने स्टार्ट किया और तीसरे वर्ष में जाकर के उसके पास अस्थाई पूंजी 120 बन गई, 120 से ये 240 हो जाएगा। इस तरीके से हर वर्ष उसका की आमदनी बढ़ती जाती है। आपकी बुक में तेजपाल नामक बड़े किसान का उदाहरण है जिसमें वो इस आमदनी से अगले वर्ष दूसरा ट्रैक्टर लेने का प्लान कर रहा है, ट्रैक्टर लेने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे आमदनी हो रही है खेती से। अब हम इसी प्रकार से दूसरे किसान को देखेंगे, मझोला किसान, जिसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 80 क्विंटल है। दूसरा किसान देखें, 80 क्विंटल अगर मझोले किसान की उत्पादन क्षमता है और उसकी खपत 40 है तो उसके पास बचेगा कितना? 40, और अगले वर्ष के लिए उसकी पूंजी होगी 40 क्विंटल। 40 क्विंटल आकर के यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के लिए, वर्ष 2 के लिए 80 क्विंटल में कन्वर्ट होती है और फिर 80 का दूसरे वर्ष के उपभोग में उसका 40 समाप्त होता है, फिर बचती है कितना अधिशेष उत्पादन? 40 क्विंटल, और ये 40 क्विंटल ही उसका अगले वर्ष के लिए पूंजी होती है। फिर ये 80 हो जाती है और फिर 40 उपभोग करता है, 40 बचती है, अगले वर्ष के लिए 40 बचती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि मध्यम वर्ग के मझोले किसान वो खेती से अपना जीवन यापन ही चला पाते हैं, उनको अधिशेष उत्पादन नहीं मिल पाता। और इसी तरीके से हम तीसरे किसान का देखें एग्जाम्पल, जो कि भूमिहीन किसान है, जिनके पास कुल उत्पादन 60 क्विंटल ही है। उनकी स्थिति देखें, आपको क्लियर समझ आएगा कि किस तरीके से भूमिहीन किसान या गरीब किसान वर्ष प्रति वर्ष गरीब होता चला जाता है और बड़े किसानों के लिए कर्ज लेने पे मजबूर हो जाता है। तीसरे श्रेणी का किसान है जो छोटा किसान है, उसका उत्पादन 60 क्विंटल है, उपभोग 40 क्विंटल है, तो उसके पास बचेगा 20 क्विंटल।
अगले वर्ष के लिए पूंजी उसके पास बचेगी 20 क्विंटल, और ये डबल होकर के 40 हो जाएगी दूसरे वर्ष, और 40 इसका पूरा का पूरा उपभोग हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिशेष उत्पादन उसके पास नील हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो तीसरे वर्ष के लिए उसे अगर खेती करनी है तो उसे बड़े किसानों से कर्ज लेना पड़ेगा। आपके बुक में छोटे किसानों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ऋण लेकर के जब यहाँ से वो खेती करना स्टार्ट करता है, इस तरीके से वो वर्ष प्रति वर्ष कर्जे में डूबता चला जाता है और बंधुआ मजदूर के रूप में उसे बड़े किसानों के यहाँ काम करना पड़ता है। अब लास्ट मुख्य पॉइंट है अधिशेष उत्पादों की बिक्री। जिस प्रकार से किसान, जो बड़े किसान हैं और मझोले किसान, अपने यहाँ जो अधिशेष उत्पादन होता है, पालमपुर के किसान बगल के ही शाहपुर और रायगंज में अपने अधिशेष उत्पादन को वहाँ के व्यापारियों को बेचते हैं और उसके बदले में पैसा पा करके और अपने लिए अन्य जरूरी वस्तुओं की खरीदारी और अपने जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करते हैं।